चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दुई पाटन, अगली लाइन, दुई पाटन के बीच में, दुई या दो लिख लो, दो पाटन के बीच में, पाटन, पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। हाँ बताओ क्या है ये? चक्की दूसरों को मिस्ट्री में देख के हमें दुख हो रहा है। चक्की है, तुमने देखी नहीं होगी ना, तुम लोगों ने तो चक्कियाँ देखी भी नहीं है। कैसी होती है चक्की? सर उसमें बेसिकली क्या होता है सर, वो दो पत्थर होते हैं उनके सिलेंडर्स, हाँ ऐसे गोल से होते हैं, एक सिलेंडर, हाँ। उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, गोल होता है और बीच में उसके बीच में एक छेद होता है, हाँ। उसमें क्या डाला जाता है? गेहूँ। गेहूँ, और फिर ऐसे चलाते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कबीर? कि जो लाइफ में चलते जा रहे हैं सब इसके बीच में पिस रहे हैं, सब पिस। तो क्या मामला, ये क्या है? ये तो बहुत नॉनसेंस सी बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? कि ये जो चक्की है उसमें सभी पिस रहे हैं। कौन सी चक्की है ये? दौन से दो पार्ट हैं ये, गुड एंड बैड। बहुत टाइम देते। हमारी और जो बाहर से आ रही है। तुम्हारी क्या है? सर जो हम एक्चुअल में हैं, तुम जो एक्चुअल में हो वो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम सोच सको। तुम अपने आप को जो भी सोचोगे ना वो बाहरी है। तो कभी ये मत सोचना कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, वो मुझे पता है या पता हो सकता है। तुम एक्चुअल में कुछ ऐसा हो जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। तुम उसको जान सकते हो पर उसके बारे में सोच नहीं सकते। जान सकते हो, फील कर सकते हो। हाँ, इट्स अ थॉटलेस नोइंग। तुम फील भी नहीं कर सकते क्योंकि फीलिंग इज थॉट। यू कैन नो इट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। यूजुअली whenever you say that I know something, all you mean is that I can now think about it. तुम्हें जो भी बातें पता हैं उनके बारे में तुम सोच सकते हो, पर तुम्हें जब अपना पता चलेगा तो पता तो चलेगा, पर सोच नहीं सकते, सोच नहीं आएगी। क्योंकि वो हमारे साथ हो रहा है ना, वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में सोचा जा ही नहीं सकता। वो इतने कोर में है जिसके लिए सोच परे है उससे। तो ये मत कहो कि एक चक्की के एक पार्ट में एक मैं हूँ दूसरा दूसरा है ना। तुम जो हो वो चक्की का कोई पार्ट नहीं है। वो तो टाइप है सर। तो ये क्या है? ये दो, हाँ, डुअलिटी। दुई पाटन, दुई माने द्वैत। जहाँ कहीं भी द्वैत है वहाँ दुनिया पिस रही है, गेहूं के दाने की तरह। जहाँ कहीं भी द्वैत है वहाँ दुनिया पिस रही है। द्वैत मतलब कि घर में कुछ हो रहा है और बाहर हम किसी के साथ। जहाँ द्वैत का अर्थ है जहाँ कहीं भी मन के एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जैसे ए के होने के लिए बी का होना ज़रूरी हो, ए बी का विपरीत लगता हो, पर ए और बी सदा एक साथ रहते हो, ये डुअलिटी कहलाती है। डुअलिटी समझ रहे हो? द्वैत क्या होता है? दिन और रात एक दूसरे के विपरीत लगते हैं पर हमेशा एक साथ होते हैं, और एक के होने के लिए दूसरे का होना ज़रूरी है। ये तीन शर्तें होती हैं द्वैत की। जैसे सिक्के के दो चेहरे एक दूसरे के विपरीत लगते हैं पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एक के होने के लिए दूसरे का होना ज़रूरी है। जैसे सुख और दुख, जैसे अंदर और बाहर। समझ रहे हो बात को? हाँ। तो कबीर कह रहे हैं कि मैं क्यों बताऊं, तुम बता रहे थे। कि तब पता है कि डुअलिटी में ही पूरी तुम बताओ ना कौन सी डुअलिटीज में हम पिस रहे हैं, सर और इतना पिस रहे हैं कि दिया कबीरा रोए। सर गुड एंड बैड।
कबीर रो पड़े दुनिया को देख के कि दुनिया ने क्या हाल बना रखा है। गुड एंड बैड, यस, और कि हमें करना है या नहीं करना। टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू, और एथिकल नॉन एथिकल, बहुत बढ़िया, और मोरल नॉन मोरल, मोरल इमोरल, और किसी को होने बाउंड्रीज है। तो लेकर मन में जो कुछ है वहाँ द्वैत ही है। तुम मुझे कुछ भी ऐसा सोच के दिखा दो जिसका विपरीत ना होता हो। जहाँ कहीं भी विपरीत है, ऑपोजिट है, वहाँ द्वैत है। तुम कुछ भी ऐसा सोच ही नहीं सकते इसका ऑपोजिट ना होता हो। हर चीज का ऑपोजिट। हाँ। मतलब उसकी एग्जिस्टेंस। तो कबीर कह रहे हैं कि हम सब अपने मन में ही पिस पिस के मर रहे हैं, क्योंकि मन ही तो वो चक्की है जिसके दो पार्ट हैं। मन ही तो द्वैत का अड्डा है, मन ही तो वो अड्डा है द्वैत का, और जो वहाँ पिस रहा है वो पिसे ही जा रहा है, उसका आटा बन गया, जिसकी माया रोटियां खाती है। रोटी खा खा के मोटे होते हैं। सफलता असफलता, जीत हार, पाना ना पाना, तेरा रोशनी, कामयाबी ना कामयाबी, लाइट एंड डार्क, मिलना बिछड़ बिछड़ना, और ज़िंदगी इसी में बीत जाती है। ज़िंदगी इसी में बीत जाती है। हम भी तो यही है कि खुशी चाहिए, करनी चाहिए। और खुशी क्या है, हम क्या है, हम डिसाइड करने वाले हैं। और जिसने चुनाव कर लिया कि इन दो में से किसी एक के पीछे जाऊंगा, के पीछे जाऊंगा, वही मरा, वही इन दो के बीच पिस गया। क्योंकि जो मैंने वो तो खुद क्योंकि दोनों एक ही हैं, और जो एक के पीछे गया वो दोनों के बीच में आ गया, और उसका अब आटा बनेगा। सब लोग जो प्लेजर के पीछे गया वो पेन की चपेट में आके रहेगा, और जो पेन के पीछे है वो उसको प्लेजर मिलेगा। अरे भाई तुम क्या जीत है। अबे नहीं भाई, तुमने देखा नहीं है लोग कैसे कैसे काम करते हैं। डीप सी डाइविंग, ये जो पहाड़ से कूदते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्काई डाइविंग। वो है ट्रेन से करते हैं पहाड़ वाला तो। हिल क्लाइंबिंग, ऊपर से घूमते हैं। चलो समझ गया सर, हाँ ठीक है सर तुम जानबूझ के अब बेस जंपिंग, हाँ तुम जानबूझ के अपने आप को पेन देते हो ताकि ये जो रिस्क देते हो ताकि प्लेजर मिल सके। जो प्लेजर बुलाएगा उसे पेन मिल जाएगा। तुम लोगों को देखा नहीं है लोग क्या करते हैं, 8 दिन खाना नहीं खाऊंगा, पेन, वो अपने आप को पेन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे प्लेजर निकलेगा ही निकलेगा। जब प्लेजर से पेन निकलता है तो पेन से प्लेजर निकलेगा ही निकलेगा। इससे क्या प्रेशर निकलता करके देख। तुम करती नहीं हो थ्रिल के लिए? लड़कों को देखा है बाइक कैसे चलाते हैं, उसमें जिसको तुम थ्रिल बोलते हो, ध्यान से देखना, थ्रिल का अर्थ सिर्फ फियर है, हल्का सा जो डर उठता है उसी को तुम बोलते हो थ्रिल है। तुम हॉरर मूवी देखने जाते हो, क्यों जाते हो देखने? पेन ही तो है वो, और उससे प्लेजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लोग हॉरर मूवी वरना क्यों देखें? क्योंकि पेन से है? प्लेजर मिल रहा है। जहाँ की एक की एग्जिस्टेंस है वहाँ तो दूसरा होना ही होना है। और ये बात हमें समझ में आती है, कहीं हम अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम पेन को छोड़ते भी नहीं, क्योंकि पेन इज प्लेजर। जब किसी की डेथ होती है रोते हैं, उस रोने में प्लेजर है। ये बड़ी खतरनाक बात है, हाँ, कैसा सर, elaborate करना सर। बड़ी खतरनाक बात है, रोने में प्लेजर है। बहुत लाइट फील करते हैं। बहुत खतरनाक बात है ये। उनको भाना चाहिए रोने को, जिनको बहुत पहले से अंदर टिका हुआ है। समझो कैसे, जब तुम किसी की मौत पे रोते हो तो उसकी मौत पे नहीं रो रहे होते हो, अपनी चीज को सोच, अपनी अपनी मौत को सोच के। हर मौत तुम्हें तुम्हारे मरने का एहसास कराती है। एग्जैक्ट। एक गांव में Importance भी तो थी। एक गांव में चर्च में जब कोई मरता था तो घंटा बजता था, जानते हो ना, जब डेथ होती है तो चर्च में घंटा बज जाता है। तो एक बंदा आया, एक दिन घंटा बज रहा था, तो चर्च में फादर था, पादरी था, उसे पूछता है, फॉर whom the bell tolls,
फॉर होम द बेल टोल्स, वो ये पूछना चाहता था कि अब कौन मर गया, किसके लिए ये बेल बज रही है। तो फादर उससे पूछता है, आस्क मी नॉट फॉर होम द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी। आस्क मी नॉट फॉर होम द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी। ये जितनी बार घंटा बजाए तुम्हारे ही लिए बजाए, दूसरे तो सिर्फ बहाना है। हर मृत्यु कहीं ना कहीं तुम्हारी मृत्यु है, और जो व्यक्ति तुम्हारे जितने करीब है उसकी मृत्यु उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी मृत्यु है। तुम इसलिए रोते हो, इफेक्टिव है। बात समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पहचानें जुड़ी हुई हैं उसके साथ। तो आपका एक पार्ट मर रहा है, तुम्हारा एक हिस्सा मर रहा है, तुम उसके लिए नहीं रोते हो, तुम अपने लिए रोते हो। तो वो जो पेन भी है वो बस इस कारण है कि तुम्हें प्लेजर की आकांक्षा है। कि लोग शायद उस चीज से जीवन समय है, समय रहेगा तो प्लेजर मिल सकता है। उससे भी तो अटैचमेंट थी ना। बेटा उस अटैचमेंट का अर्थ तो समझो ना, किसको अटैचमेंट है। जो अटैच्ड हिस्सा था वो जा रहा है, वो मर रहा है। और क्या कह रहा हूँ कि जो मरा उसके साथ तुम्हारे मन का, तुम्हारे कंडीशनिंग का एक हिस्सा भी मर गया। तुम्हारी आइडेंटिटी गई, तुम्हारी आइडेंटिटी गई, इसलिए तुम रो रहे हो। एक यूनिवर्सिटी हो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बगल में, वो बंद हो जाए, तुम रोओगे। पर अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी कुछ हो जाए तुम रोओगे, क्योंकि तुम्हारी एक आइडेंटिटी चली जाएगी। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी गई तो बहुत सारी आइडेंटिटी चली जाएगी। तुम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं रो रहे, तुम अपनी आइडेंटिटी के लिए रो रहे हो। अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी से प्यार होता तो बगल वाली भी तो यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के लिए क्यों नहीं रोए? वहां नहीं रोओगे तुम। इसके साथ तुम्हारी एक आइडेंटिटी जाती है, उस आइडेंटिटी के लिए रो रहे हो। स्वार्थ है बड़ा गहरा। सबसे बड़ी सही। लोग रोते हैं और ऐसा लगता है कि उन पर कितना बड़ा दुख टूट पड़ा है। उनसे पूछो, यही काम जब पड़ोस में हुआ था, एक मौत हो रही थी पड़ोस में, तब तो आंसू छोड़ दो, तुम्हारे माथे पे शिकन भी नहीं पड़ी थी। अगर तुम्हें वाकई इतनी करुणा होती कि कोई मर रहा है, और तो फिर तो वो करुणा व्यापक होनी चाहिए थी ना। कुत्ते की मौत पे भी रोते, या किसी की मौत पे ना रोते, कन्वर्सली। पर तुम रोते तब हो जब तुम्हारा स्वार्थ पे चोट पड़ती है, जब तुम्हारे स्वार्थ पे चोट पड़ती है। जिस व्यक्ति के लिए रो रहे हो वो व्यक्ति जब तक हट्टा कट्टा है, ध्यान से देखना दुनिया में क्या होता है, वही व्यक्ति जब तक हट्टा कट्टा है, और अगर तुम उस पर निर्भर हो अपने पालन पोषण के लिए, उस वक्त अगर वो चला जाए तुम्हारे दुख की कोई सीमा नहीं होगी। पर वही व्यक्ति अगर 98 साल का होके जाए और तुम मुक्त हो चुके हो, तुम्हें उससे कोई ले नहीं देना नहीं, तो तुम ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। जो 90 साल से ऊपर के मरते हैं उनकी तो मौत पे बाजा बजता है। बाजे और बजा दोगे सही बजता है कि भला हुआ गया। ये भी तो सोचते हैं कि वो इतने साल जीते, बलून्स और लगाते हैं। हाँ, ये भी तो सोचते हैं कि वो इतने अच्छे साल, इतने अच्छी तरह जीते। 90 मत करो, चलो 88 साल। अब बताओ, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक टेररिस्ट मरता है तो वो तो हमारे लिए गलत करता है ना, टेररिस्ट तो हमारे आप कौन होते बताने वाले? टेररिस्ट से पूछो आप क्या करते हो उसके लिए। वो तो बोलेगा बहुत सही करता हूँ। आप सी व्हाट, तुम समझना, व्हाट स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स Is beyond humanity. इज योर ओन ईगो। अगर तुम किसी मक्खी से पूछो कि भगवान कैसा है, तो बोलेगा बहुत बड़ी मक्खी। जो तुम्हारे लिए टेररिस्ट है वो टेररिस्ट के लिए थोड़ी टेररिस्ट है। तुम टेररिस्ट की बेटी से पूछो जाके कि तेरा बाप कौन है, वॉरियर। वो बोलेगी वॉरियर, बोलेगी वो भगवान का सैनिक है। पर तुम अपनी ही जगह पर खड़े रहोगे, और ये जो हमने अपने लिए जगह चुन ली होती है ना खड़े होने की, इसी को ईगो कहते हैं। ये मेरी परम आइडेंटिटी है। हम दुनिया को वहीं से देखते हैं। तुम वाकई अगर बंदरों से पूछो कि दुनिया किसने बनाई, तो कहेगा बड़े वाले बंदर ने बनाई।
तुम अफ्रीकन लोगों से पूछो भगवान कैसा है, तो कहें हम जैसे होते हैं ना बड़े बड़े वैसे ही हम दुनिया। तुम भारतीय हो तो तुम्हारे लिए चीनी हो गया कि पाकिस्तानी हो गया, वो ऐसे ही है। टेररिस्ट भी हो सकता है, नालायक हो सकता है, नीच हो सकता है। और अगर तुम कुछ और होती तो तुम्हारे लिए भारतीय कुछ और हो जाता। हम जहाँ खड़े हैं, हमने अपनी जो पहचान बना ली है, हम दुनिया को बस वैसा ही देखना शुरू बाउंड्री सेट